हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रहस्यों, पुरातन शक्तियों और अनसुलझे अपराधों से भरी अगाथा क्रिस्टी की मिस मार्पल सीरीज़ का एक रोमांचक किस्सा, द आइडल हाउस ऑफ एस्टार्टे। एक पुरानी हवेली, घने जंगलों में घिरा एक प्राचीन स्थान, और एक रात जब कुछ मेहमानों की मस्ती अचानक एक अनोखे और रहस्यमयी हादसे में बदल जाती है। क्या सच में प्राचीन देवी एस्टार्टे की शक्ति अब भी वहाँ सक्रिय थी, या फिर ये सब किसी इंसानी दिमाग की सोची समझी चाल थी? इन सवालों के जवाब ढूंढती है मिस मार्पल। तो आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली कहानी, द आइडल हाउस ऑफ एस्टार्टे। एस्टार्टे का मूर्ति गृह। तो अब डॉक्टर पेंटर, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? बूढ़े पादरी ने धीरे से मुस्कुराया। मेरी जिंदगी शांत जगहों में बीती है, उन्होंने कहा। बहुत कम घटनाएं मेरे जीवन में हुई है, लेकिन एक बार जब मैं युवा था, एक बहुत अजीब और दुखद घटना का सामना मुझे करना पड़ा। अच्छा, जॉयस लैम्प्रियर ने उत्साह से कहा। मैं उसे कभी नहीं भूला, पादरी ने आगे कहा। उस घटना ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया था। आज भी अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं तो वो डर और भय फिर से महसूस कर सकता हूं। भयानक पल जब मैंने एक आदमी को किसी दिखाई देने वाले कारण के बिना मरते हुए देखा। आप मुझे तो डरा ही रहे हैं पेंडर, सर हेनरी ने शिकायत की। मुझे भी बहुत डर लगा था, दूसरे ने उत्तर दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी उन लोगों पर हंसी नहीं उड़ाई जो वातावरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ होता है, जगहें ऐसी होती है जिन पर अच्छा या बुरा असर छाया रहता है, और वह असर महसूस भी होता है। वह घर द लार्चिस बहुत मनहूस है, मिस मार्पल बोली। बूढ़े मिस्टर स्मिथर्स की वहाँ रहते रहते सारी कमाई डूब गई और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। फिर कार्सलेक परिवार आया। जॉनी कार्सलेक सीढ़ियों से गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठा, और मिसेज कार्सलेक को अपनी सेहत के लिए दक्षिण फ्रांस जाना पड़ा। अब बर्डन परिवार वहाँ है। सुना है कि बेचारे मिस्टर बर्डन का भी तुरंत ऑपरेशन होने वाला है। इन बातों में शायद बहुत ज़्यादा अंधविश्वास शामिल होता है, मिस्टर पेथरिक ने कहा। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से अक्सर प्रॉपर्टी की कीमत पर बुरा असर पड़ता है। मैंने 2-1 भूतों को जाना है जिनकी असलियत बहुत ही ज़ोरदार और ठोस थी। मैंने 1-2 भूतों को जाना है जिनकी मौजूदगी ज़रा ज़्यादा ही मजबूत और ठोस थी, सर हेनरी ने हंसते हुए कहा। मेरा ख्याल है, रेमंड बोला, हमें डॉक्टर पेंडर को उनकी कहानी जारी रखने देनी चाहिए। जॉयस उठी और 2 लैंप बंद कर दिए। अब कमरे में सिर्फ जलती हुई आग की लाल पीली रोशनी थी। अब आया असली माहौल, उसने कहा। अब कहानी मज़े से चलेगी। डॉक्टर पेंडर ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गए और अपनी ऐनक उतार कर यादों में डूबे हुए नरम स्वर में बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई डार्टमूर को जानता है या नहीं। जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ वो डार्टमूर की सीमा पर स्थित है। एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी थी, हालांकि कई वर्षों से बिक नहीं पा रही थी। सर्दियों में जगह थोड़ी सूनी लगती थी, लेकिन नज़ारे बेहद शानदार थे, और उस जगह की बनावट में कुछ अजीब और अनोखी बातें थी। ये प्रॉपर्टी एक व्यक्ति ने खरीदी थी, सर रिचर्ड हेडन। मैं उन्हें कॉलेज के दिनों से जानता था, और भले ही हम कई वर्षों तक नहीं मिले, फिर भी पुरानी दोस्ती कायम थी। इसलिए जब उन्होंने मुझे अपने नए घर साइलेंट ग्रोव आने का निमंत्रण दिया तो मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। पर ज़्यादा मेहमान नहीं थे। रिचर्ड हेडन खुद और उनके कज़िन एलियट हेडन। एक लेडी मैनरिंग थी, अपनी पीली सी बिल्कुल ध्यान न खींचने वाली बेटी वॉयलेट के साथ। कैप्टन रॉजर्स और उनकी पत्नी भी थे, सख्त घुड़सवारी के शौकीन लोग, जिनकी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ घोड़े और शिकार था। एक युवा डॉक्टर साइमंड्स थे, और आखिरी थी मिस डायना एशली। मैं उनके बारे में पहले से कुछ जानता था। उनके फ़ोटो अक्सर अखबारों में आते थे। उस सीज़न की सबसे चर्चित खूबसूरतियों में से एक थी। वो लंबी और सांवली थी,
उनकी त्वचा हल्के क्रीम रंग की, बिल्कुल साफ। उनकी आधी सी बंद तिरछी लगती बड़ी आंखें उन्हें किसी ओरिएंटल सुंदरता जैसा रूप देती थी, और उनकी आवाज़ गहरी, मधुर और घंटी जैसी बेहद प्रभावशाली थी। मैंने पहले ही दिन समझ लिया कि मेरे दोस्त रिचर्ड उन पर पूरी तरह मोहित थे, और मुझे शक हुआ कि ये पूरा हाउस पार्टी असल में उन्हीं के इर्द गिर्द बनाई गई थी। लेकिन उनकी अपनी भावना क्या थी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कभी वह रिचर्ड से घंटों बात करती और किसी और को देखती भी नहीं। अगले दिन वह उनके कजिन इलियट के साथ हंसते मुस्कुराते घूमती और ऐसे बर्ताव करती जैसे रिचर्ड हो ही नहीं। फिर किसी दिन वह चुपचाप और सादे स्वभाव वाले डॉक्टर साइमंड्स पर अपनी मोहक मुस्कानें बरसाती। आने के अगले दिन सुबह हमारे मेज़बान रिचर्ड हमें पूरा घर दिखाने ले गए। खुद तो ज़्यादा ख़ास नहीं था, डीवनशायर की मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों से बना एक मजबूत साधारण सा मकान। ये घर समय और मौसम की मार झेलने के लिए बनाया गया था। इसमें रोमांस जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत आरामदायक था। खिड़कियों से बाहर देखने पर पूरा मूर दिखाई देता था, दूर दूर तक फैली हुई लहरदार पहाड़ियाँ जिनके ऊपर पुराने टूटे फूटे पत्थर के टीले बने हुए थे। हमारे सबसे करीब वाले टोर की ढलानों पर कुछ पुराने गोल घेरे थे, पुराने पत्थर युग के लोगों के घरों के अवशेष। एक और पहाड़ी पर एक पुराना टीला था जिसे हाल ही में खोदा गया था और जिसमें कुछ कांस्य ब्रॉन्ज के औजार मिले थे। हेडन को प्राचीन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी और वह हमें बहुत उत्साह से इनके बारे में बताता जा रहा था। उसने कहा कि ये इलाका पुरातन अवशेषों के मामले में बहुत समृद्ध है। लिथिक काल के लोग, ड्रूइड, रोमन और यहाँ तक कि शुरुआती फोनीशियनों के निशान भी यहाँ मिलते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन ये जगह सबसे दिलचस्प है। इसका नाम तुम जानते हो? साइलेंट ग्रोव। ये नाम क्यों पड़ा, ये देखना मुश्किल है। उसने हाथ से इशारा किया। आसपास का इलाका तो बिल्कुल खाली था, चट्टानें, झाड़ियाँ और सूखी घास। लेकिन घर से लगभग 100 गज दूर बहुत घना पेड़ों का एक झुरमुट था। ये बहुत पुराने समय की निशानी है, हेडन बोला। पेड़ कई बार सूख गए और दोबारा लगाए गए, लेकिन कुल मिलाकर इस जगह को वही रूप दिया गया है जैसा शायद फोनीशियन लोगों के ज़माने में था। चलो इसे देखिए। हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही हम उन पेड़ों के झुरमुट में दाखिल हुए, मुझ पर एक अजीब सी घुटन सी उतर आई। शायद ये उस जगह की डरावनी खामोशी थी। उन पेड़ों पर कोई पक्षी भी नहीं बैठता लगता था। वहाँ एक सुनसान और डरावना एहसास था। मैंने देखा कि हेडन मेरी ओर देख रहा था, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। पेंडर, इस जगह के बारे में तुम्हें कोई एहसास हो रहा है? हेडन ने मुझसे कहा। कुछ विरोध जैसा या बेचैनी? मुझे ये जगह पसंद नहीं, मैंने धीरे से कहा। तुम्हारा ऐसा महसूस करना बिल्कुल ठीक है। ये जगह तुम्हारे धर्म की प्राचीन दुश्मनों में से एक का अड्डा रही है। ये अस्टार्टे का उपवन है। अस्टार्टे? मैंने दोहराया। अस्टार्टे या इश्तर या अश्टोरेत, जो नाम चाहो कहो। मुझे फोनीशियन नाम अस्टार्टे पसंद है। मुझे लगता है कि ब्रिटेन में अस्टार्टे के उपवनों में से एक सिर्फ उत्तर में दीवार के पास है। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ भी असली और प्राचीन अस्टार्टे का उपवन है। इन्हीं घने पेड़ों के बीच उसके पवित्र अनुष्ठान किए जाते थे। पवित्र अनुष्ठान? डायना एशली ने धीरे से कहा। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। कैसे अनुष्ठान रहे होगे? मैं सोच रही हूँ। ज़्यादा अच्छे नहीं, ऐसा सुना है, कैप्टन रोजर्स ने ज़ोर से हंसते हुए कहा। काफ़ी गर्म मसाला टाइप होंगे, मेरा ख्याल है। हेडन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उपवन के बीचों बीच एक मंदिर होना चाहिए, हेडन बोला। मैं तो मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन मैंने अपनी ओर से कुछ कल्पना ज़रूर की है। तभी हम पेड़ों के बीच एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गए। उस खुली जगह के बीच में पत्थरों से बना एक छोटा सा ढांचा था, बिल्कुल किसी समर हाउस जैसा। डायना एशली ने हेडन की ओर सवाल भरी नज़रों से देखा। मैं इसे द आइडल हाउस कहता हूँ, हेडन बोला। ये अस्टार्टे की मूर्ति का घर है। वह हमें भीतर ले गया।
अंदर एक कच्चे से काले खंभे पर एक अजीब सी मूर्ति रखी थी, एक ऐसी स्त्री की जो आधे चांद जैसी सींगों वाली थी और शेर पर बैठी हुई थी। फिनीशियनों की अस्टार्टे, हेडन ने कहा। चांद की देवी। चांद की देवी? डायना खुशी से चिल्लाई। अरे क्यों ना आज रात एक जंगली सा उत्सव मनाए, जैसे फैंसी ड्रेस पार्टी, फिर चांदनी में यहाँ आए और एस्टार्टे के अनुष्ठान करें। मैंने अचानक एक हलचल की और रिचर्ड का चचेरा भाई एलियट हेडन तुरंत मेरी ओर मुड़ा। तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है ना फादर? उसने कहा। नहीं, मैंने गंभीरता से कहा, मुझे बिल्कुल नहीं। वह मुझे बहुत ध्यान से देखने लगा। लेकिन ये तो बस मजाक मस्ती है। डीक को कैसे पता होगा कि ये सच में कोई पवित्र जंगल है? ये तो बस उसकी कल्पना है। उसे ऐसे विचारों से खेलने में मज़ा आता है। और वैसे भी अगर ये सच में क्या? खैर, वो असहज होकर हंस पड़ा। आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, है ना? आप एक पादरी होकर। मुझे लगता है एक पादरी होने के नाते मुझे ऐसी चीज़ों पर थोड़ा बहुत विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन ऐसी बातें तो अब बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। मुझे इतना यकीन नहीं, मैंने सोचते हुए कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं आमतौर पर माहौल से बहुत प्रभावित नहीं होता, लेकिन इस पेड़ों वाले जंगल में कदम रखते ही मुझे अजीब सी बेचैनी, बुराई और किसी खतरे का एहसास हो रहा है। वह घबरा कर अपने कंधे के ऊपर देखने लगा। हाँ, उसने कहा, ये जगह वाकई कुछ अजीब सी लगती है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन शायद ये हमारी कल्पना ही है जो हमें ऐसा महसूस करा रही है। तुम क्या कहते हो साइमंड्स? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे ये जगह पसंद नहीं। मैं कारण नहीं बता सकता, लेकिन किसी न किसी वजह से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उसी समय वायलेट मैंडरिंग मेरी तरफ चली आई। मुझे इस जगह से नफरत है, वो चिल्लाई। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। हम वहाँ से हट गए और बाकी लोग भी हमारे पीछे आ गए। सिर्फ डायना एशले थोड़ी देर वहीं रुकी रही। मैंने मुड़कर देखा तो वो आइडल हाउस के सामने खड़ी भीतर रखी मूर्ति को ध्यान से देख रही थी। उस दिन मौसम असामान्य रूप से गर्म और खूबसूरत था और डायना एशले के फैंसी ड्रेस पार्टी वाले सुझाव को सबने बहुत पसंद किया। हंसी मजाक, फुसफुसाहटे और कपड़े सीने की जल्दीबाजी शुरू हो गई। रात के खाने के समय जब हम सभी तैयार होकर आए तो हमेशा की तरह मज़ेदार हल्ला मजाक शुरू हो गया। रोजर्स और उनकी पत्नी प्राचीन काल के झोपड़ी निवासियों जैसे बने थे। इससे ये भी समझ आ गया कि घर से अचानक कालीन क्यों गायब थे। रिचर्ड हेडन ने खुद को फोनिशियन नाविक बताया। उसका कजिन डकैतों का सरदार बना था। डॉक्टर साइमंड्स एक शेफ थे। लेडी मैंडरिंग एक नर्स और उनकी बेटी सर्किशियन गुलाम के रूप में आई थी। मैं खुद ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कपड़ों में एक भिक्षु बनकर आया था। डायना एशले सबसे आखिर में नीचे आई और हम सब के लिए थोड़ा निराशा का कारण बनी, क्योंकि वह एक ढीली ढाली काली चादर में लिपटी हुई थी। मैं अज्ञात हूँ, उसने हल्के अंदाज में कहा। अब भलाई इसी में है कि चलो खाना खा लेते हैं। खाने के बाद हम बाहर चले गए। रात बहुत प्यारी थी, गर्म, शांत और चांद निकल रहा था। हम गपशप करते हुए घूमते रहे और समय जल्दी निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद हमें एहसास हुआ कि डायना एशले हमारे साथ नहीं है। क्या वो सोने चली गई होगी? रिचर्ड हेडन ने कहा। वायलेट मैंडरिंग ने सिर हिलाया। ओह नहीं, उसने कहा। लगभग 15 मिनट पहले मैंने उसे उस दिशा में जाते देखा था। उसने पेड़ों के उस घने समूह की ओर इशारा किया जो चांदनी में काले और छायादार दिख रहे थे। मुझे लगता है वो कुछ शरारत कर रही होगी, रिचर्ड हेडन ने कहा। चलो देखते हैं। हम सब साथ साथ उस दिशा में चले, ये जानने की उत्सुकता में कि मिस एशले वहाँ क्या कर रही थी। लेकिन मैं भीतर ही भीतर उस घने, अंधेरे और मन में डर जगाने वाले पेड़ों के झुरमुट में दाखिल होने से हिचक रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच रही हो और अंदर न जाने की चेतावनी दे रही हो। मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि उस जगह में कुछ बेहद बुरा और अशुभ है। मुझे लगता है बाकी लोगों ने भी शायद वही महसूस किया, लेकिन वे मानना नहीं चाहते थे। पेड़ इतने
पास पास लगे थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर अजीब सी नरम आवाज़ें थी, फुसफुसाहटें, आहें, हल्की सरसराहट। वातावरण बेहद डरावना था और हम सब अनजाने में एक दूसरे के करीब करीब चलने लगे। अचानक हम उस खुले मैदान में पहुंचे जो झुरमुट के बीच था और हम सब वहीं थम गए। हमारे सामने आइडल हाउस की दहलीज पर एक चमकती हुई आकृति खड़ी थी। वो हल्की पारदर्शी गाज में लिपटी हुई थी। उसके घने काले बालों के ऊपर 2 अर्धचंद्र जैसे सींग उठे थे। हे भगवान, रिचर्ड हेडन बुदबुदाया और उसके माथे पर पसीना छलक आया। लेकिन वॉयलेट मैंड्रिन जल्दी पहचान गई। अरे ये तो डायना है, वो चिल्लाई। इसने अपने साथ क्या कर लिया है? ये बिल्कुल अलग लग रही है। दरवाजे पर खड़ी वो आकृति ने हाथ उठाए। वो एक कदम आगे बढ़ी और ऊंची मधुर आवाज में गाना सा गाने लगी। मैं अस्टार्टे की पुजारिन हूँ, उसने गुनगुनाया। सावधान रहो, मेरे करीब मत आना, मेरे हाथों में मृत्यु है। ऐसा मत करो प्यारी, लेडी मैंड्रिन ने घबरा कर कहा। यह सब बहुत डरावना लग रहा है। हेडन उसके पास भागता हुआ गया। डायना, भगवान की कसम, उसने कहा, तुम कमाल लग रही हो। अब मेरी आंखें चांदनी की रोशनी की आदी हो चुकी थी और मैं साफ देख पा रहा था। वो सचमुच वैसी नहीं लग रही थी जैसी हमेशा दिखती थी। उसका चेहरा और ज़्यादा पूर्वी लगता था। उसकी आंखें पतली तिरछी सी, जिनमें अजीब सी क्रूर चमक थी, और उसके होठों पर जो रहस्यमयी मुस्कान थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सावधान, वो चेतावनी भरी आवाज़ में चिल्लाई। देवी के पास मत आओ। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कमाल लग रही हो डायना, हेडन बोला, लेकिन अब बस करो। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह घास पर चलते हुए उसके करीब जा रहा था कि डायना ने हाथ आगे कर दिया। रुक जाओ, वो चिल्लाई। एक कदम और बढ़ाए और मैं तुम्हें अस्टार्टे की शक्ति से मार गिराऊंगी। रिचर्ड हेडन हंस पड़ा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा, और तभी एक अजीब सी बात हुई। वो अचानक रुका, लड़खड़ाया और ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया। जहाँ गिरा था वहीं पड़ा रहा। अचानक डायना जोर जोर से हिस्टीरिया की तरह हंसने लगी। वह हंसी बेहद भयानक थी, जो उस शांत जगह में गूंज उठी। एक गाली देकर एलियट आगे कूदा। मैं ये सब नहीं सह सकता, वो बोला। उठो डिक, उठो यार। लेकिन रिचर्ड हेडन वहीं पड़ा रहा। एलियट उसके पास पहुंचा, उसके पास घुटने टेक कर उसे पलट कर देखा। वह उसके चेहरे के करीब झुका, फिर अचानक खड़ा हो गया, हल्का सा लड़खड़ाता हुआ। डॉक्टर, उसने पुकारा, डॉक्टर, भगवान के लिए आइए। मुझे लगता है कि वो मर गया है। डॉक्टर साइमंड्स तेजी से दौड़ कर आए। एलियट धीरे धीरे हमारी तरफ लौटा। अपने हाथों को ऐसे देख रहा था मानो वो खुद समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हुआ। अचानक डायना की तरफ से एक पागल सी चीख सुनाई दी। मैंने उसे मार दिया, वो चिल्लाई। हे भगवान, मैंने ऐसा चाहा नहीं था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। और वह बेहोश होकर घास पर गिर पड़ी। मिसेज रॉजर्स चीख उठी। हमें यहाँ से बाहर ले चलिए, वो रोई। ये जगह बहुत भयानक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये बहुत डरावना है। इलियट ने मेरे कंधे पर पकड़ बनाई। ये हो ही नहीं सकता, वो बुदबुदाया। मैं कहता हूँ ये असंभव है। एक आदमी इस तरह नहीं मर सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कोई न कोई वजह होगी, मैंने कहा। तुम्हारे कजिन को शायद दिल से जुड़ी कोई छिपी हुई बीमारी रही होगी, सदमा और डर। वो मेरी बात काट कर बोला। तुम समझ नहीं रहे हो। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने देखा, उन पर लाल दाग थे। डिक सदमे से नहीं मरा, वो बोला। उसे किसी ने छुरा मारा है, सीधे दिल में, और कोई हथियार ही नहीं है। मैं अविश्वास में उसे देखता रह गया। उसी वक्त डॉक्टर साइमंड्स, जो शरीर की जांच कर रहे थे, उठे और हमारी ओर आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या हम सब पागल हो गए हैं, वो बुदबुदाए। ये जगह क्या है जहाँ ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं?
तो ये सच है? मैंने कहा। उन्होंने सिर हिलाया। घाव ऐसा है जैसा बहुत लंबी पतली कटार से लगता है, लेकिन वहाँ कोई कटार है ही नहीं। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, हैरान, भयभीत। पर वो यही होगी, इलियट हेडन चिल्लाया। ज़रूर गिर गई होगी, यही कहीं ज़मीन पर होगी। चलो ढूंढते हैं। हमने ज़मीन पर चारों ओर देखा, लेकिन बेकार। तभी वायलेट मैनरिंग अचानक बोली, डायना के हाथ में कुछ था, एक तरह का खंजर। मैंने उसे देखा था जब उसने धमकाया था, तब वो चमक रहा था। इलियट हेडन ने सिर हिलाया। लेकिन वह उसके पास आया ही नहीं, उसने कहा। वो तो उससे 3 गज दूर था। लेडी मैनरिंग ज़मीन पर बेहोश पड़ी लड़की को देख रही थी। उसके हाथ में अब कुछ नहीं है, उन्होंने कहा, और ज़मीन पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है वायलेट? मैंने तो कुछ नहीं देखा। डॉक्टर साइमंड्स लड़की के पास आए। हमें इसे घर ले जाना होगा, उन्होंने कहा। रोजर्स, क्या तुम मदद करोगे? हम सब ने मिलकर बेहोश लड़की को घर पहुंचा दिया। फिर हम लौटे और सर रिचर्ड की लाश भी घर ले आए। डॉक्टर पेंडर कुछ रुक कर थोड़े संकोच से बोले, आज के समय में हर कोई ये बात जानता है, डिटेक्टिव उपन्यासों की वजह से, कि लाश को वही छोड़ देना चाहिए जहां वह मिली है। लेकिन तब हमें ये जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम रिचर्ड हेडन के शरीर को उसके कमरे में ले आए और बटलर को 12 मील दूर पुलिस बुलाने के लिए साइकिल पर भेज दिया गया। तभी इलियट हेडन मुझे अलग ले गया। देखो, उसने कहा, मैं दोबारा उस पेड़ों वाले हिस्से में जा रहा हूँ। वो हथियार हमें ढूंढना ही होगा। अगर कोई हथियार था, मैंने संशय से कहा। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झकझोरा। तुम्हारे दिमाग में ये अंधविश्वास की बातें भर गई है? तुम सोचते हो कि उसकी मौत किसी अलौकिक वजह से हुई है? अच्छा, तो मैं वापस उस पेड़ों के घेरे में जा रहा हूँ, सच्चाई पता करने। मुझे उसकी इस बात से बेहद घबराहट हुई। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेकार। पेड़ों का वह घना घेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे किसी नई मुसीबत का बहुत तेज़ एहसास हो रहा था। लेकिन इलियट ज़िद्दी था। मुझे लगता है कि वो खुद भी डरा हुआ था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। वह पूरा दृढ़ निश्चय कर वहाँ गया, ये तय करके कि वह इस रहस्य की जड़ तक पहुँचेगा। वह रात बहुत भयानक थी। हम में से कोई भी सो नहीं पाया। जब पुलिस पहुंची तो वे पूरी कहानी पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वे मिस एशले से पूछताछ करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर साइमंड्स आड़े आ गए। उन्होंने कड़े शब्दों में मना कर दिया। मिस एशले बेहोशी या ट्रांस से बाहर तो आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें तेज़ नींद की दवा दे दी थी। उन्होंने साफ कहा, उन्हें अगले दिन से पहले किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जा सकता। सुबह लगभग 7 बजे तक किसी को भी इलियट हेडन का ख्याल नहीं आया। तभी साइमंड्स ने अचानक पूछा, वो कहाँ है? मैंने बताया कि इलियट कहा गया था, और ये सुनकर साइमंड्स के पहले से गंभीर चेहरे पर और भी चिंता गहराई। काश वो वहाँ न गया होता। ये बहुत लापरवाही थी, उसने कहा। क्या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? उम्मीद है नहीं। पादरी साहब, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को जाकर देखना चाहिए। मैं जानता था कि वह सही कह रहा है, लेकिन वहाँ वापस जाने की हिम्मत जुटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी हम दोनों साथ में उस मनहूस पेड़ों के घेरे में दाखिल हुए। हमने उसे 2 बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर में हम उस खुली जगह पर पहुँचे। सुबह की हल्की रोशनी में वह जगह डरावनी सी लग रही थी। साइमंड्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं भी चौंक पड़ा। बीती रात चांदनी में हमने उस घास पर एक आदमी की लाश पड़े देखी थी। अब सुबह की रोशनी में ठीक वही दृश्य फिर सामने था। इलियट हेडन बिल्कुल उसी जगह पड़ा था जहाँ पिछली रात उसका चचेरा भाई गिरा था। हे भगवान, साइमंड्स चीखा, इसने इसे भी पकड़ लिया। हम दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे। इलियट बेहोश था, लेकिन हल्की सांसें चल रही थी, और इस बार ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके शरीर में एक लंबा पतला कांसे का हथियार घुसा हुआ था। इसे कंधे में लगा है, दिल में नहीं। ये इसकी किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर ने कहा।
सच कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सोचूं। खैर, ये जिंदा है और होश में आने पर हमें सब कुछ बता सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन यही तो बात थी जो इलियट हेडन बता ही नहीं पाया। उसकी बात बेहद अस्पष्ट थी। उसने काफ़ी देर तक उस खंजर को ढूंढने की कोशिश की पर उसे नहीं मिला। आखिर में थक कर उसने आइडल हाउस के पास खड़े होने का फैसला किया। उसी समय उसे बार बार यह एहसास होने लगा कि कोई उसे पेड़ों की घेराबंदी के भीतर से घूर रहा है। उसने इस एहसास को झूठा समझकर झटकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने बताया कि अचानक एक ठंडी और अजीब हवा चलने लगी। यह हवा पेड़ों की ओर से नहीं बल्कि आइडल हाउस के अंदर से आती हुई लग रही थी। वह मुड़कर अंदर देखने लगा। उसने देवी की छोटी मूर्ति देखी, लेकिन उसे लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही है, क्योंकि मूर्ति उसे बड़ी और बड़ी होती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसे कनपटियों के बीच किसी जोरदार चोट जैसा लगा, जिससे वह पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। गिरते समय उसके बाएं कंधे में तेज जलन जैसी महसूस हुई। इस बार खंजर की पहचान आसानी से हो गई। ये वही खंजर था जो पहाड़ी के टीले से खुदाई में मिला था और जिसे रिचर्ड हेडन ने खरीदा था। वो खंजर रिचर्ड ने घर में रखा था या उपवन में बने आइडल हाउस में, ये किसी को मालूम न था। पुलिस का यह मानना था और आज भी है कि मिस एशली ने जानबूझकर उसे छुरा मारा था, लेकिन हम सबकी इस गवाही के कारण कि वह उसे 3 गज के भीतर भी नहीं आई थी, वे उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। इसीलिए ये घटना एक रहस्य थी और आज भी है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। कहने को कुछ बचता ही नहीं। जॉयस लैम्प्रियर ने आखिर में कहा, सब कुछ बहुत भयानक और अलौकिक लगता है। डॉक्टर पेंडर, क्या आपके पास इसका कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, मेरे पास एक तरह का स्पष्टीकरण है। थोड़ा अजीब है और मेरी नज़र में कुछ बातें फिर भी साफ नहीं होती। मैं कई आत्माओं से संपर्क सत्र में गई हूँ, जॉयस ने कहा, और आप कुछ भी कहे, वहाँ बहुत अजीब चीज़ें हो सकती है। शायद इसे किसी तरह के सम्मोहन से समझाया जा सकता है। लड़की ने सचमुच खुद को अस्टार्टी की पुजारिन मान लिया होगा और किसी न किसी तरह उसने ही उसे छुरा घोंपा होगा। शायद उसने वही खंजर फेंका हो जिसे मिस मैनरिंग ने उसके हाथ में देखा था, या फिर वो भाला भी हो सकता था, रेमंड वेस्ट ने सुझाव दिया। आखिरकार चांदनी बहुत तेज़ नहीं होती, हो सकता है उसके हाथ में कोई लंबा भाला जैसा हथियार हो और उसने दूरी से ही उसे मार दिया हो, और फिर शायद सामूहिक सम्मोहन भी काम करता हो। मेरा मतलब है, आप सब पहले से ही तैयार थे यह देखने के लिए कि उसे किसी अलौकिक ताकत ने मारा है, इसीलिए आप लोगों को वही दिखाई दिया। मैंने म्यूज़िक हॉल में हथियारों और चाकू से किए गए कई कमाल के करतब देखे हैं, सर हेनरी ने कहा। संभव है कि कोई आदमी पेड़ों की पट्टी में छिपा हुआ हो और वहीं से चाकू या खंजर फेंक कर किसी को सटीक रूप से मार सकता हो, बशर्ते वो पेशेवर हो। मानता हूँ कि ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यही एकमात्र संभव सिद्धांत लगता है। आपको याद होगा कि दूसरे आदमी को साफ लगा था कि कोई व्यक्ति पेड़ों के झुरमुट से उसे देख रहा है। जहाँ तक मिस मैनरिंग द्वारा ये कहने की बात है कि मिस एशली के हाथ में खंजर था और बाकी लोगों का कहना है कि नहीं था, तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अगर आप मेरा अनुभव देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ही घटना को 5 लोग इतने अलग अलग तरीके से बताते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मिस्टर पैट्रिक ने खासा, लेकिन इन सब सिद्धांतों में हम एक मुख्य बात को भूल रहे हैं, उन्होंने कहा। हथियार गया कहाँ? मिस एशली खुली जगह के बिल्कुल बीच खड़ी थी। वे वहाँ भाला छुपा नहीं सकती थी, और अगर कोई छिपा हुआ आदमी खंजर फेंकता तो जब घायल व्यक्ति को पलटा जाता वो खंजर वही घाव में लगा मिला होता। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इन अटपटे सिद्धांतों को छोड़कर केवल साफ साफ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। और साफ तथ्य हमें कहाँ ले जाते हैं? खैर, एक बात तो साफ दिखाई देती है, जब वो आदमी गिरा उसके पास कोई नहीं था, इसलिए उसे चाकू मारने वाला सिर्फ वही हो सकता था, यानी यह आत्महत्या हुई होगी। लेकिन वह आत्महत्या क्यों करना चाहेगा? रेमंड वेस्ट ने अविश्वास से पूछा।
वकील ने फिर खासा। अरे, ये तो सिद्धांत की बात है, उसने कहा। अभी मैं सिद्धांतों की नहीं, तथ्यों की बात कर रहा हूं। अगर हम अलौकिक बातों को, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं मानता, हटा दे तो यही एक तरीका बचता है। उसने खुद को चाकू मारा और गिरते समय उसकी बाहें फैल गई, जिससे खंजर घाव से निकलकर दूर पेड़ों की तरफ जा फेंका गया। ये कम संभव है, लेकिन संभावित घटना है। मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकती, मिस मार्पल बोली। ये सब मुझे बहुत उलझा देता है, लेकिन अजीब बातें होती है। पिछले साल लेडी शार्पली की गार्डन पार्टी में घड़ी गोल्फ लगाने वाले आदमी का पैर एक नंबर पर अटक गया था। वो बेहोश हो गया था और 5 मिनट बाद होश में आया। हाँ आंटी, रेमंड ने धीरे से कहा, लेकिन उसे किसी ने चाकू तो नहीं मारा था? बिल्कुल नहीं बेटा, मिस मार्पल बोली। मैं तो वही कह रही हूँ। जाहिर है कि सर रिचर्ड को चाकू मारने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था, लेकिन काश मुझे पता होता कि वह पहली बार में कैसे ठोकर खाए। हो सकता है किसी पेड़ की जड़ हो। वो लड़की को देख रहा था, और चांदनी रात में आदमी अक्सर ठोकर खा जाता है। पादरी ने उनको ध्यान से देखते हुए पूछा, आप कहती है कि सर रिचर्ड को चाकू मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मिस मार्पल? ये बहुत दुख की बात है और मैं सोचना भी नहीं चाहती, उन्होंने धीरे से कहा। वो दाएं हाथ का आदमी था, है ना? यानी अगर उसने खुद के बाएं कंधे में चाकू मारा होता तो मुझे बेचारे जैक बेंस की बहुत याद आती है। युद्ध के समय उसने अपना पैर खुद ही गोली मारकर घायल कर लिया था। अरास में भीषण लड़ाई के बाद उसने मुझे अस्पताल में बताया था कि वह इससे बहुत शर्मिंदा था। मुझे नहीं लगता कि ये बेचारा आदमी इलियट हेडन अपने बुरे काम का कोई फ़ायदा उठा पाया होगा। इलियट हेडन? रेमंड चिल्लाया। आप सोचती है उसने ये किया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई और कर सकता था, मिस मार्पल ने हल्की हैरानी से आंखें फैलाकर कहा। मतलब, अगर जैसा मिस्टर पेद्रिक ने समझदारी से कहा, सिर्फ तथ्यों को देखे और इन सब मूर्तियों और देवी देवताओं के माहौल को हटा दे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इलियट सबसे पहले उसके पास गया और उसे पलटा भी, और ऐसा करने के लिए उसे सबकी तरफ पीट करनी ही पड़ती। जब वह डाकू सरदार की वेशभूषा में था तो उसके बेल्ट में कोई न कोई हथियार होना ही था। मुझे याद है, जब मैं जवान थी तो मैं एक आदमी के साथ नाची थी जो डाकू सरदार की तरह सजा था। उसके पास 5 तरह के चाकू और कटारें थी, और मैं आपको नहीं बता सकती कि उसके साथ नाचना कितना असुविधाजनक था। सबकी निगाहें डॉक्टर पेंडर की तरफ मुड़ी। मुझे सच्चाई का पता, डॉक्टर पेंडर ने कहा, उस घटना के 5 साल बाद चला। इलियट हेडन ने मुझे एक पत्र लिखा था। उसने उसमें लिखा था कि उसे लगता है कि मैं हमेशा उस पर शक करता था। उसने कहा कि वह एक क्षणिक प्रलोभन था। वह भी डायना एशली से प्रेम करता था, लेकिन वह सिर्फ एक संघर्षरत बैरिस्टर था। अगर रिचर्ड रास्ते से हट जाता और वह उसकी उपाधि और संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता तो उसके सामने एक नई और शानदार जिंदगी खुल जाती। जब वह अपने चचेरे भाई को पलटने के लिए झुका तो उसकी कटार बेल्ट से खिसक कर बाहर आ गई, और सोचने का मौका मिलने से पहले ही उसने वही कटार रिचर्ड के शरीर में घोंप दी और फिर तुरंत वापस बेल्ट में डाल दी। बाद में उसने खुद को भी घायल किया ताकि शक उससे हट जाए। वह पत्र उसने मुझे दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकलने से ठीक पहले लिखा था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह वापस न लौटे। मुझे नहीं लगता था कि वह लौटने का इरादा भी रखता था, और जैसा मिस मार्पल ने कहा, उसके अपराध से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसने लिखा, 5 साल से मैं नर्क में जी रहा हूँ। उम्मीद है कि कम से कम सम्मानजनक मौत पाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, और वह सम्मानजनक मौत मरा भी, सर हेनरी ने कहा। आपने कहानी में नाम बदल दिए हैं, डॉक्टर पेंडर, लेकिन मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बुजुर्ग पादरी आगे बोले, जैसा मैंने कहा, यह व्याख्या पूरी तरह सारी बातों को नहीं समझाती। मुझे आज भी लगता है कि उस उपवन में कोई दुष्ट शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसने इलियट हेडन को वो काम करने के लिए प्रेरित किया। आज तक जब भी मैं इस्टार्टी का मूर्ति गृह याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।